इस वीडियो में हम पादपों की अकारिकी मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अकारिकी का तात्पर्य शारीरिक आकार के अध्ययन से होता है। अकारिकी मतलब आकार का अध्ययन। पौधे के बाह्य आकार एवं संरचना अर्थात उनकी जड़, तना, पुष्प, फल आदि के विकास का अध्ययन पादप अकारिकी कहलाता है। नेक्स्ट है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म्स ऐसे पौधे जिसमें बीज का निर्माण होता है परंतु इनके बीजों पर आवरण या कवच नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अनावृत बीजी कहलाता है। नेक्स्ट है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स। इस वर्ग के पौधों में बीज सदैव फल के अंदर बंद रहते हैं अर्थात अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है। जड़ पौधे के मुख्य अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है, यानी कि पौधे का ऐसा हिस्सा जो कि भूमि के अंदर रहता है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर से होती है। याद रखिएगा, बीजों के जब अंकुरण होता है उस समय मूलांकुर से होती है। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। यह पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है तथा मिट्टी से खनिज लवणों एवं जल का अवशोषण करती है जो पौधे के अन्य भागों को पोषण उपलब्ध कराते हैं। श्वसन मूल। ये जड़ें दलदली स्थानों में उगने वाले पौधों में पाई जाती है। इन जड़ों में मिट्टी के कणों के मध्य अधिक संख्या में छोटे छोटे स्थान पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल राइजोफोरा सुंदरी सोनेरेशिया। अधिपादपी या वायवीय अवशोषक जड़ें। ये पौधे स्पंज ऊतक के माध्यम से वायु की नमी को अवशोषित करते हैं। इसके लिए पौधों की कुछ जड़ें वायु में लटकती रहती है, इस कारण इन्हें वायवीय जड़ें कहते हैं, जैसे एरॉइड्स, ऑर्किड्स। ये क्या है? एरॉइड्स और ऑर्किड्स जो होते हैं वायवीय अवशोषक जड़ें होती हैं। तना पौधे का ऐसा भाग जो कि प्रांकुर से निर्मित होता है तना कहलाता है। जड़ें कहाँ से हो रही थी? मूलांकुर से, ठीक है। अंकुरित बीज के मूलांकुर से। और तने कहाँ से? प्रांकुर से बन रही है। और ये भूमि में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एवं प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। कैसे? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगती है और तना जो बढ़ता है ऊपर की ओर बढ़ती है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हुई। और जो प्रकाश है वो ऊपर की ओर है और तना भी ऊपर की ओर जा रही है, तो प्रकाश की ओर वृद्धि करती है। जड़ की बात देखो, जड़ क्या करता है? अंदर की ओर, नीचे की ओर बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण भी नीचे लग रही है, तो जो जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ रही है और जड़ नीचे जा रही है, प्रकाश ऊपर है, तो प्रकाश की वृद्धि के अपोजिट वृद्धि करता है। तने पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं और शाखाओं, पत्तियों एवं पुष्पों का निर्माण करते हैं। ये जो तना होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तना भूमिगत, अर्धवायवीय और वायवीय। भूमिगत तना तने का वह भाग जो डोरमेंट अवस्था में भूमि के अंदर रहता है भूमिगत तना कहलाता है। जैसे देखो, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन। तो देखो, हल्दी, अदरक, प्याज और लहसुन रहता तो भूमि के अंदर है, लेकिन ये किसका प्रकार है? तने का प्रकार है।
प्रकन राइजोम ये मोटे एवं प्रोस्टेट तने होते हैं जो मिट्टी की सतह के नीचे क्षैतिज रूप में वृद्धि करते रहते हैं। जैसे अदरक, हल्दी, केला आदि प्रकंदों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हल्दी, अदरक, केला ये क्या है, प्रकंद में आते हैं। अब देखिए स्तंभकन, ये भूमिगत तने भोज्य पदार्थों के संग्रहण के कारण शीर्ष भाग पर फूलकर मोटे हो जाते हैं और इनकी सतह पर अनेक गड्ढे होते हैं जिन्हें इनकी आइस कहा जाता है। आलू में भी आपने देखा होगा। तो आलू क्या है, स्तंभकन, स्टेम ट्यूबर। फिर है शल्ककन, पल्ब। इस प्रकार का तना बहुत छोटा एवं चपटा होता है जो उगकर कभी भी भूमि पर नहीं आ पाता। ये सामान्यतः बहुत से छोटे छोटे शल्क पत्रों से मिलकर निर्मित होते हैं जो जल एवं भोज्य पदार्थों का संग्रह करके मांसल हो जाते हैं, जैसे लहसुन और प्याज। ये क्या है, शल्ककंद है। नेक्स्ट है कॉम, घनकंद। यह वास्तव में प्रकंद का संघनित रूप है जो भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करता है, जैसे अरबी हो गया और यम हो गया। ये दोनों घनकंद में आते हैं। अब है अर्धवायवीय तना। जब किसी तने का आंशिक भाग भूमि में और शेष भाग वायु में होता है तब ऐसे तने को अर्धवायवीय कहा जाता है। वायवीय तना, ऐसे तने जो भूमि के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं वायवीय तने कहलाती हैं। इन तीनों में शाखाएं, पत्तियां, पर्वसंधियां एवं फूल आदि सभी उपस्थित होते हैं, जैसे गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, नागफनी, नींबू। ये क्या है, वायवीय तना है। फ्लावर, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं, इसलिए पुष्पों को प्रजनन रचनाएं कहा जाता है। पुष्पों से ही फलों तथा बीजों का निर्माण होता है। पुष्प की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अधिकांश पौधे में पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं जो पुष्प वृंत के फूले हुए सिरों पुष्पासन पर चक्रों के रूप में क्रमशः बाहर से अंदर की ओर बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जाइम के रूप में क्रियान्वित विन्यासित रहते हैं। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण अगर देखा जाए इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार पौधे को किन किन भागों में बांटा गया है, तो वह है जलोद्भिद, मरुद्भिद, मध्योद्भिद और लवणोद्भिद। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कौन सा किसका है। तो देखिए जलोद्भिद, ये पौधे विस्तृत जल निकायों जैसे सागर, नदी आदि में पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे पूर्णतः जल निमग्न होते हैं अथवा इनके कुछ भाग जैसे जड़, प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहते हैं। तो ये हो गया जल में रहते हैं इसलिए इनको जलोद्भिद कहा गया। मरुद्भिद, ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं। इन स्थानों पर जल या तो अनुपस्थित होता है या पौधे उसे प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे नागफनी हो गया, यूफोर्बिया हो गया, कैजुराइना आदि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं। मीजोफाइट, मध्योद्भिद, ये स्थलीय पौधों का सबसे बड़ा पारिस्थितिक समूह बनाते हैं और ये गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में विकसित होते हैं। मध्योद्भिद पौधे सामान्यतः जलोद्भिद एवं मरुद्भिद पौधों के मध्य की स्थिति से समानता रखते हैं। उदाहरण गेहूं, चना, मक्का, गुड़हल, जामुन आदि। फिर है लवणोद्भिद, ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर जल अथवा मिट्टी में लवणों जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट,
की अधिक सांद्रता होती है। इस प्रकार की भूमि कार्यकी की दृष्टि से शुष्क होती है। पादपों में परिवहन तंत्र। पुष्पीय पौधों में जल, खनिज, पोषक तत्व तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में निम्न ऊतकों के द्वारा होता है। जैसे जाइलम, मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवणों का जड़ों द्वारा अवशोषण होने के पश्चात जाइलम ऊतकों द्वारा जड़ों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ सुक्रोज का परिवहन फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। विसरण डिफ्यूजन, विसरण आयु या आयनों या गैसों का उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण की ओर गमन है। ठोस, द्रव, गैस के अणुओं, आयनों या परमाणुओं आदि की प्रवृत्ति होती है कि यह उपलब्ध जगह में अपने अनियमित गति से समान रूप से वितरित हो जाए। इसी अनियमित गति को विसरण कहते हैं। अब विसरण का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। पौधों में रंध्रों एवं वात रंध्रों के माध्यम से वातावरण उनकी कोशिकाओं के बीच कार्बन डाई व ऑक्सीजन का विनिमय ही क्या कहलाता है? विसरण के द्वारा होता है। विसरण द्वारा पुष्पों की सुगंध से कीटों आदि को परागकण के लिए आकर्षित करना। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान भी विसरण द्वारा होता है। ऑस्मोसिस, परासरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। परासरण विसरण की वह क्रिया है जिसके द्वारा जल अर्धपरिगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर विसरित होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण का महत्व। मूल रूप मृदा कोश से परासरण क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। पौधों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का चालन एवं विसरण परासरण के द्वारा होता है। परासरण बीजों के मूलांकुर तथा प्रांकुर की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थ्योरी हमने देख लिया, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो रेडिकल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आकस्मिक जड़ें। नेक्स्ट है, मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो होता है किसका एग्जाम्पल है? ये है जड़ का। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शकरकंद। देखिए, प्याज और लहसुन शल्ककंद का शल्ककंद तने का ही एक रूपांतरित रूप होता है। अरबी भी होता है, आलू भी होता है, लेकिन शकरकंद नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो वह कौन सा है? आलू। आलू क्या है? रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। तो अदरक और हल्दी दोनों क्या है? राइजोम है, जो कि एक भूमिगत तना है, भूमि के अंदर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है,
प्रकंद का एक उदाहरण है। हमें यहाँ पे देखा है अदरक और हल्दी किसका? प्रकंद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो जाहिर सी बात है हल्दी जो है वो सूखे हुआ होगा, तभी उसके सूखे हुए प्रकंद से हम उसका पाउडर बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होते हैं? तो प्याज में खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किस रूप में संचयित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? यानी कि घटपर्णी जो होता है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि घट के रूप में रूपांतरित होता है, जो कीटों को पकड़ लेता है? आंसर क्या हो जाएगा? उसके पत्ते। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? फ्लावर है, क्योंकि फ्लावर जो होता है इसका प्रजनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उभयलिंगी फूलों के विषय में सही है? उभयलिंगी जो फूल होते हैं उनमें पुंकेसर और अंडब दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परागकरण है। परागकण क्या है? पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार जो करता है वो कौन करता है? परागकण करता है। फाल्स फ्रूट, फाल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा सेब। सेब क्या है? फाल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं? बीजांड से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? पर निषेचन। ठीक है, पपीते में पीले रंग का कारण है? आंसर क्या होगा इसका?
आंसर हो जाएगा कैरिका जयंती। नेक्स्ट है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। जो मिर्च की तीक्ष्णता होती है, तीखापन होता है, किसके कारण आता है? कैप्साइन की उपस्थिति के कारण आता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा पादप रेशा है जो कि तने से प्राप्त होता है? तो वह है सनई। निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? केस्कोग्राफ। निम्नलिखित में से पुष्ता जड़ों के उदाहरण हैं। बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़, ये सभी हो जाएंगे। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? गुद्देदार पत्ते। जो प्याज के गुद्देदार पत्ते होते हैं वो खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है? तो कौन सा फल अनिषेक फल है? तो वह है केला। नेक्स्ट है फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वो क्या है? तो फल का मीठा होना किसके कारण आता है? वो आता है फ्रुक्टोज के कारण। फ्रूट से याद रखिए, फल को कहा जाता है फ्रूट। फ्रूट से आएगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधों को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं पाया जाता है? बीजाणु उत्पन्न होते हैं, संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? तो ऐसे पौधों को किस समूह में रखा जाता है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है। नेक्स्ट है, लीवर बर्ड होता है, लीवर बर्ड क्या होता है? तो देखिए, एक स्थलीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता है, क्या कहलाता है? लीवर बर्ड कहलाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वपरागकण का मतलब होता है पराग को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर का जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कॉलम दी हुई है, इसको मैच करना है। फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। बीज बीजांड से बनता है। कास्ट तने से बनता है और मंड स्टार्च कहाँ पर होता है? पत्ती में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नीचे फिर से सूची दी हुई है, अब देखिए इसको लगाइए। तो हमने क्या पढ़ा था? लहसुन और प्याज शल का कंद होता है। हल्दी, केला और अदरक ये क्या होता है? प्रकंद होता है। अरबी जीमी कंद क्या होता है? घन कंद होता है। आलू क्या है? स्तंभ कंद। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का एक भाग नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा पर्णशत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? तो वो क्या है? पुमंग और जायन ये पुष्प का भाग नहीं होता है। सॉरी,
ये देखिए, ऊपर हम लोग 34th पे थे। पुमंग, जायंग, वर्तिकाग, ये सब है पर्ण प्रतान, ये पुष्प का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म कौन सा है? नर जननांग पुमंग होता है, मादा जननांग जायंग होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। पादप के कायिक अंगों में जड़ शामिल है, तना शामिल है, पत्तियां शामिल है, लेकिन बीज शामिल नहीं है। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता वो क्या कहलाता है? तो आवरण नहीं पाया जाता है तो आवरण नहीं तो अनावृत बीजी कहलाता है। आवृत बीजी पादपों के विषय में असत्य कथन क्या है? तो देखिए, आवृत बीजी में पुष्प पाए जाते हैं, इनके बीज फलों के भीतर के अंदर बंद होते हैं। इनको एक बीजी तथा द्विबीजी दोनों वर्गों में बांटा गया है, लेकिन इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है, ऐसा नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये प्रकाश के विपरीत और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं? ऐसी जड़ें जो कि मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य भाग से विकसित होती हैं, ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र, दो सूचियां हैं, इनको मैच करना है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी में पत्ते होते हैं। आलू क्या है? तना है। गाजर क्या है? जड़ है। शिमला मिर्च किस में आता है? फल में आता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? मूसला जड़ें कंदील जड़ें स्तंभ मूल अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये क्या है? असत्य कथन है। बाकी तीनों जो है वो सत्य है। ये जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें प्रायः द्विबीज पत्री पादपों में पाई जाती है। गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेल नहीं है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, आम,
अदरक कांदिल जड़ें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? तो सबसे छोटा तो वुल्फिया है और सबसे बड़ा रिफ्लेशिया है। पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तनों का विकास जो है वो किससे हुआ है? प्रांकुर से हुआ है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। तनों पर पार्श्व और पार्श्व संधियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नोट और इंटरनोट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भूमिगत तने का रूपांतरण रूप नहीं है। तो भूमिगत जो तना होता है इसका रूपांतरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा स्तंभ प्रता। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा होता है यूकेलिप्टस। अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्यों? तो अदरक जो होता है यह एक तना है, जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों से युक्त होता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा, बायोडीजल जो बनाते हैं किससे बनाया जाता है? रतन जोत से बनाया जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो हमने देखा था कि पत्तियां जो होती है वो घट में रूपांतरित हो जाती हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका पर्णवृंत, क्योंकि दलपुंज, पुमंग और जांग ये सभी फ्लावर के पार्ट हैं। पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। कौन सा पादप का वर्ग नहीं है? तो हमने देखा था कि मरुद्भिद, जलोद्भिद, लौहोद्भिद सब तो ये इसके प्रकार हैं, लेकिन अधिपादप इसके प्रकार नहीं है। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उभयलिंगाश्रय। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उभयलिंगी। सरल फल का उदाहरण है आम और नींबू। ये क्या है? सरल फल का उदाहरण होता है। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो जो वृक्ष होती है इसकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन कौन सा है?
पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो वह है इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारण हार्मोन है। ऑप्शन डी।